हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। होप यू ऑल आर फाइन एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर अपकमिंग नीट एग्जामिनेशन। आज के इस क्लास में हम काइनेटिक एनर्जी पे बेस्ड पीवाई क्यू डिस्कस करने वाले हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके अपकमिंग नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आपने इस क्लास को कंप्लीट अटेंड करना है, मैक्सिमम शेयर करना है। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है और वीडियो को लाइक करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी। तो आज की क्लास का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ना क्या सिचुएशन गिवन है। एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल का मास कितना है, 5m उसका मास है। वो इनिशियली ना रेस्ट पे है और सडनली वो ना ब्रेक डाउन हो गया 3 फ्रेगमेंट में। कितने फ्रेगमेंट में ब्रेक डाउन हुआ पार्टिकल? 3 फ्रेगमेंट में ब्रेक डाउन हो गया। जो 2 फ्रेगमेंट है ना, जो इक्वल मास के फ्रेगमेंट है, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करे हैं और इक्वल स्पीड के साथ वो मूव करेंगे। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस इज, इस पूरे प्रोसेस के दौरान कितनी एनर्जी रिलीज होगी। अगर आप यहां पे ध्यान से देखो जरा, जो इनिशियल पार्टिकल है जिसका मास 5m है, वो इनिशियली ना रेस्ट पे है, तो इनिशियल उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा। तो यहां पे हम ना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी अप्लाई करने वाले हैं, इस बात का आपने ध्यान रखना है। अगर आप इसको ना डायग्रामेटिकली ड्रॉ करते हो, जैसे देखो आपके पास है ना ये 5m का मास है जो इनिशियली ना रेस्ट पे है। इनिशियली कितनी वेलोसिटी है इसकी? 0। सो ये ना ब्रेक डाउन हो गया 3 डिफरेंट पार्टिकल में। अब जो 2 पार्टिकल थे जो इक्वल मास के m मास के पार्टिकल हैं, अब उन्होंने ना परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी एक्वायर कर ली। एक ने मान लीजिए डाउनवर्ड वेलोसिटी एक्वायर कर ली और जो दूसरा पार्टिकल है m मास का, उसने जो वेलोसिटी एक्वायर की है, मान लीजिए m मास का पार्टिकल है, उसने हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी एक्वायर कर लिया। और यहां पे जो थर्ड मास है जिसका मास, अगर आप ध्यान से देखो, अब इन दोनों का ना अगर आप रिजल्टेंट मोमेंटम देखोगे, वो रिजल्टेंट मोमेंटम ना अलोंग द डायगोनल बोल सकते हो आप, यानी कि इन दोनों के रिस्पेक्ट में ना 45 डिग्री पे एक्ट करेगा। रिजल्टेंट मोमेंटम ये आएगा। तो जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग मास है जो है मास 3m का, ओवरऑल मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए वो ना इनके ऑपोजिट, इन दोनों का जो रिजल्टेंट मोमेंटम है उसके ऑपोजिट वो क्या करेगा, मोमेंटम गेन करेगा। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आप ना इनिशियल मोमेंटम की बात करते हो, इनिशियल मोमेंटम क्योंकि 5m का मास रेस्ट पे है तो इनिशियल मोमेंटम उसका 0 रहेगा। सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग जो फाइनल मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम भी क्या रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए। सो फाइनल मोमेंटम 0 कब रहेगा? अगर आप ध्यान से देखो, आप ना इन दोनों का सबसे पहले ना रिजल्टेंट मोमेंटम फाइंड आउट कर लीजिए। ये जो रिजल्टेंट मोमेंटम आएगा इसकी वैल्यू आपके पास आती है √2m इंटू वी, क्योंकि ये दोनों ना v वेलोसिटी से मूव करेंगे। अब देखना जरा, जो 3m सॉरी जो 3m मास का पार्टिकल है वो इनके ना एग्जैक्टली ऑपोजिट मोमेंटम एक्वायर करेगा। अगर आप यहां पे ड्रॉ करते हो 3m मास का पार्टिकल, सो वो इनके ऑपोजिट मोमेंटम एक्वायर करेगा और मान लीजिए उसने वेलोसिटी ना v डैश एक्वायर किया। सो फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम विच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, जो 3m मास का पार्टिकल है, अगर मान लीजिए वो v वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा, v डैश वेलोसिटी से अगर वो ट्रेवल करेगा तो v डैश प्लस, अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट मोमेंटम है, क्योंकि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करेंगे, तो ये बन जाएगा ऑपोजिट गेन करेगा। तो इनिशियली चाहे आप ना यहां पे पॉजिटिव साइन ही लगा लीजिए, √2m इंटू वी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप मैग्नीट्यूड के टर्म्स में देखोगे v डैश की वैल्यू आपको ना कितनी मिलती है, √2v, और m से m कैंसिल हो जाएगा, √2 डिवाइडेड बाय ये वैल्यू आपको मिलती है यहां पे ना 3 आ जाएगा। सो ये उस ना 3m
पार्टिकल का जो मास है ये उसकी वेलोसिटी, अगर आप ध्यान से देखोगे। अब ओवरऑल जब आप ना काइनेटिक एनर्जी की बात करते हो, जो टोटल काइनेटिक एनर्जी यहां पे बनेगी, क्योंकि आपको ना एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस, सो टोटल जो एनर्जी है यहां पे वो क्या रहेगी, इन तीनों के तीनों जो मासेस हैं उनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी जितनी होगी उतनी ही तो एनर्जी होगी। अब देखना जरा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ, अब ये थर्ड पार्टिकल है उसका मास कितना है 3m, और इसकी वेलोसिटी है v डैश, √2 डिवाइडेड बाय 3v, और इसका आपने कर देना स्क्वायर, स्टिल इज इक्वल टू, इनको ऐड करोगे तो आपको वैल्यू मिलती है एम बी स्क्वायर प्लस, फाइनली यहां पे जब आप इसको ना 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर होने के बाद, तो ये वैल्यू आपको प्रोवाइड करता है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। ओवरऑल जो आपके पास आंसर आता है यहां पे ये बन जाएगा 4, अच्छा m तो रहेगा ही साथ में, 4m वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, 4 डिवाइडेड बाय 3 एम वी स्क्वायर, यानी कि फोर्थ आंसर इज द रिक्वायर्ड ऑप्शन। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज, क्योंकि क्या होता है ना, मोमेंटम एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, उसमें आपको ना मैग्नीट्यूड के साथ साथ ना डायरेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ता है। अब ये जो क्वेश्चन है ये एग्जैक्टली ना जो प्रीवियस क्वेश्चन है उस पे बेस्ड है, इक्वल स्पीड से मूव किए हैं जो सेम मास के पार्टिकल है, टोटल काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड ड्यू टू एक्सप्लोजन इज, इट इज similar to the previous one, so try it yourself। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आपने ये ट्राई करना है ना, कुछ होमवर्क भी तो होना चाहिए ना साथ में, जो अभी हमने जस्ट क्वेश्चन डिस्कस किया एग्जैक्टली बस वहां पे ना जो टोटल इनिशियल जो मास गिवन है वो 5m गिवन है, यहां पे जो टोटल मास गिवन है वो कितना गिवन है 4m गिवन है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। होप आप इसको कर लोगे। नेक्स्ट वन इज, एक पार्टिकल है जो स्टेशनरी है इनिशियली, उसको ना 2 फ्रेगमेंट हो गए, अभी तक जो हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसमें ना पार्टिकल के ना 3 फ्रेगमेंट हो रहे थे, यहां पे ना 2 फ्रेगमेंट में वो ब्रेक डाउन हो रहा है, और वो जो दोनों फ्रेगमेंट है वो m1 और m2 मासेस के हैं, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं v1 और v2 वेलोसिटी से, द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी e1 डिवाइडेड बाय e2 इज, अगर वो दोनों ना ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि वो इक्वल मोमेंटम के साथ मूव करेंगे। इसका रीजन क्या है, क्योंकि इनिशियल जो सिस्टम का जो मोमेंटम है ना, क्योंकि ये देखना जरा वो पार्टिकल क्या है, रेस्ट पे है, स्टेशनरी पार्टिकल है, एज initial momentum is equal to 0 due to the stationary particle, जो इनिशियल जो पार्टिकल है वो क्या है, रेस्ट पे है, ड्यू टू स्टेशनरी पार्टिकल, सो जो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम किसके इक्वल हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम के। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपने अप्लाई किया यहां पे, इसका मतलब क्या हुआ, फाइनल मोमेंटम, क्योंकि वो दोनों मास है ना m1 और m2 ऑपोजिट में वेलोसिटी गेन कर रहे हैं, फाइनल मोमेंटम कुछ इस तरीके से आ जाएगा m1 v1, अगर आप इसको ना वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हो माइनस में m2 v2 इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम 0 हो जाएगा, वो अंडरस्टूड की बात है। अब हम यहां से क्या करते हैं, या तो आप उनके ना मास की रेशो फाइंड आउट कर लीजिए, या फिर आप उनके ना वेलोसिटी की रेशो मास की टर्म्स में फाइंड आउट कर लीजिए, एक ही मतलब है, क्योंकि फाइनली आपको ना उनकी ना काइनेटिक एनर्जी की रेशो फाइंड आउट करनी है। हम ऐसा करते हैं, हम ना अगर आप ध्यान से देखो जरा, अगर आप यहां पे ना v2 डिवाइडेड बाय v1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, v2 डिवाइडेड बाय v1 आपको क्या वैल्यू प्रोवाइड करता है, m1 डिवाइडेड बाय m2। अब देखना जरा, रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, फाइनली जो वो दोनों मास ना काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करेंगे उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, E1 डिवाइडेड बाय E2। क्यों, क्योंकि m1 मास और m2 मास ना ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ऑपोजिटली उन्होंने ना मोमेंटम
एक्वायर किया है और वो उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, उसी की आपको ना रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो ये बन जाएगा हाफ ऑफ m1 v1 स्केयर डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ m2 v2 स्केयर। 1/2 से 1/2 आप यहां पे कैंसिल कर सकते हो, स्टिल इज इक्वल टू, अब आप देखना जरा मासेस की रेशियो को हम ना अलग लिख देते हैं और v1 डिवाइडेड बाय v2 का स्केयर हमको यहां पे फाइंड आउट करना है। v2 बाय v1 की वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है m1 डिवाइडेड बाय m2। सो v1 बाय v2 का जो स्केयर है, v1 बाय v2 के जो स्केयर है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, m2 डिवाइडेड बाय m1 के स्केयर के इक्वल, स्टिल इज इक्वल टू। इसको जब आप ना फर्दर सोल्व करते हो आपको क्या वैल्यू मिलती है, m2 डिवाइडेड बाय m1। सो फाइनल आंसर इज m2 डिवाइडेड बाय m1। यानी कि अगर एक स्टेशनरी पार्टिकल दो फ्रेगमेंट में ब्रेक डाउन हो जाएगा तो उन दोनों फ्रेगमेंट की जब आप काइनेटिक एनर्जी की रेशियो फाइंड आउट करते हो, सो वो क्या हो जाएगा, इज प्रोपोर्शनल टू द इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मासेस। देखना जरा ध्यान से, E1 डिवाइडेड बाय E2 इज इक्वल टू M2 डिवाइडेड बाय M1, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ देयर मासेस। होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट एंड एंजॉय द क्लास ऑल्सो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक बॉम्ब है उसका मास आपको गिवन है 30 किलोग्राम और वो रेस्ट पे है, वो भी ना दो फ्रेगमेंट में ब्रेक डाउन हो गया और जिनके मासेस आपको गिवन है 18 केजी और 12 केजी। द वेलोसिटी ऑफ 18 किलोग्राम masses 6 मीटर पर सेकंड, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अदर masses। सो अगर आप देखो जरा ध्यान से, यहां पे ना जो दो फ्रेगमेंट में वो मास ब्रेक डाउन हुआ है, अगर आप कुछ इस तरीके से ना इसको रिप्रेजेंट करते हो, यहां पे क्या सिचुएशन है, 13 किलोग्राम का मास आपको गिवन है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यानी कि उसका जो इनिशियल मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि वेलोसिटी नहीं है। अब ये ना ब्रेक डाउन हो गया, जब ये ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन होने के बाद 18 किलोग्राम और 12 किलोग्राम में ये ब्रेक डाउन हो गया। पहले पार्टिकल का मास कितना है, 18 किलोग्राम, और दूसरे पार्टिकल का मास कितना है, 12 किलोग्राम। वेलोसिटी ऑफ 18 किलोग्राम मैसेज 6 मीटर पर सेकंड, यहां पे आपको ना इसकी वेलोसिटी गिवन है 18 किलोग्राम मास की, जो v1 है वो कितनी वैल्यू आपको गिवन है, 6 मीटर पर सेकंड। अब आपको ना काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 12 किलोग्राम मास के लिए। मान लीजिए इसको आप E2 से एक्सप्रेस कर देते हो, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। सिंपल कंसेप्ट है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप अप्लाई कर दीजिए। इनिशियल मोमेंटम 0 है, तो जब आप ना फाइनल मोमेंटम की बात करते हो, हेयर जो फाइनल मोमेंटम है वो कितना बनेगा, अगर आप ध्यान से देखो जरा, फाइनल मोमेंटम 0 रहने के लिए हम सबसे पहले ऐसा करते हैं, विदाउट डायरेक्शन मोमेंटम को हम ऐसे लिखते हैं, हम अभी ना v1 v2 के ऊपर ना एरो यूज नहीं करते। m1 की वैल्यू कितनी है, सिंपल 18 किलोग्राम, कितना वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है 6, प्लस m2 मास कितना गिवन आपको 12 किलोग्राम, और v2 की वैल्यू आपको ना फाइंड आउट करनी है। होप आपको यहां तक का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आप ना राइट साइड वाली डायरेक्शन को ना पॉजिटिव कंसीडर करके चलते हो, तो यहां पे आप ध्यान से देखोगे जरा, v2 की वैल्यू ना नेगेटिव आने का क्या मतलब है, जो 12 किलोग्राम का मास है उसने जो वेलोसिटी गेन किया है वो 18 किलोग्राम वाले मास के ऑपोजिट गेन किया। उसका रीजन क्या है, क्योंकि इनिशियल जो सिस्टम का मोमेंटम है उसकी वैल्यू 0 है, सो फाइनली भी सिस्टम का मोमेंटम कितना रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए। सो इसका मतलब अगर जब आप यहां से ना v2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, आपको वैल्यू ना नेगेटिव मिलती है, और वो वैल्यू होगी कितनी, 18 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 12। इसको फर्दर जब आप सोल्व करते हो, ये 2 पे चला जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास -9 मीटर पर सेकंड। अब आपको ना काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो सेकंड मास है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अदर मासेस, यानी कि आपको ना E2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। E2 की वैल्यू का फॉर्मूला बन जाएगा सिंपल हाफ ऑफ m2, और ये बन जाएगा आपके पास v2 का स्क्वायर, स्टिल इज इक्वल टू हाफ ऑफ m2 मास की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 12 किलोग्राम, v2 के मैग्नीट्यूड का जब आप स्क्वायर करते हो तो ये बन जाएगा सिंपल -9 का स्क्वायर, स्टिल इज इक्वल टू 6 को आपने ना मल्टीप्लाई कर दिया, 9 का स्क्वायर करोगे 81 आ जाएगा, 486, और आंसर आपका आएगा जूल के अंदर, क्योंकि जो एनर्जी है उसको आप मेजर करते हो जूल के अंदर, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा।
मोमेंटम कंजर्वेशन का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं हम, अभी तक हमने जितने क्वेश्चन यूज किए हुए हैं, सॉरी सोल्व किया है, मोमेंटम कंजर्वेशन का कंसेप्ट हमने यूज किया है, और उसके मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करके हमने काइनेटिक एनर्जी की रेशो भी फाइंड आउट किया है, और इस केस में हमने सेकंड मास की काइनेटिक एनर्जी की एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू भी फाइंड आउट किया। नेक्स्ट वन इज, अब ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है पहले वाले क्वेश्चन के। अभी तक हम मोमेंटम कंजर्वेशन पे बेस्ड काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे। अब इस क्वेश्चन में क्या सिचुएशन गिवन है, एक इंजन है, वाटर को पंप कर रहा है कॉन्टिन्यूसली थ्रू ए होज, वाटर लीव द होज विद ए वेलोसिटी v। जो वाटर की ना वेलोसिटी है, अगर आप ध्यान से देखोगे जरा, वेलोसिटी ऑफ वाटर कितनी स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है, v स्पीड से, एंड m इज द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वाटर जेट। वाटर जेट का क्या मतलब है, जो वाटर उस होज से निकल रहा है वो मोमेंटम के साथ है, यानी कि उसके पास एक नॉन जीरो वेलोसिटी भी है। अब जो होज को वाटर ना लीव कर रहा है, उसके लिए क्या आपको गिवन है, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वाटर जेट। वाटर जेट का क्या मतलब है, वाटर की स्ट्रीम को ही वाटर स्ट्रीम को ही बोल रहे हैं, जो वाटर का ना फ्लो है होज के अंदर से। अब आप देखना जरा, m इज द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वाटर, यानी कि मास पर यूनिट लेंथ, अगर आप ध्यान दो, मास पर यूनिट लेंथ, इसकी वैल्यू आपको कितनी गिवन है, स्मॉल m गिवन है, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वाटर जेट। व्हाट इज द रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इंपार्टेड टू वाटर। वाटर को जो काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट की जा रही है उस नोज में से, जिसमें से ना कॉन्टिन्यूसली ना पानी निकल रहा है, काइनेटिक एनर्जी का रेट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, यानी कि पर यूनिट टाइम कितनी काइनेटिक एनर्जी जो वाटर है, किसकी काइनेटिक एनर्जी है, वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी है जो गेन कर रहा है। अब आप देखना जरा ध्यान से, जो आपको ना काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है वाटर के लिए, और इसका रेट, रेट का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा, पर यूनिट टाइम की वैल्यू आपको ना फाइंड आउट करनी है। अब यहां पे अगर आप ना इसको देखोगे फर्दर, काइनेटिक एनर्जी की जब आप ना बात करते हो तो ये बन जाएगा आपके पास हाफ ऑफ मास ऑफ द वाटर। अगर आप देखोगे जरा, हम यहां पे क्या लिखेंगे, मास ऑफ द वाटर, और उसके साथ लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ द वाटर का स्क्वायर, और डिवाइड आपने इसको किससे करना है, टाइम से, टाइम के रिस्पेक्ट में हम इसको सोल्व कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, तो अगर आप ध्यान से देखो जरा, वाटर की वेलोसिटी तो आपको गिवन है, यहां पे आपको ना मास पर यूनिट लेंथ गिवन है, जो स्मॉल m से इन्होंने ना रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो मास पर यूनिट लेंथ, कैसे इसको आप ना फर्दर सोल्व करोगे, अगर आप ना यहां पे मास की वैल्यू फाइंड आउट, m इज द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वाटर जेट, वाटर लीव द हॉर्स विद द वेलोसिटी एंड m इज द मास। हाँ जी, सो यहां पे अगर आप इसको ना फर्दर सोल्व करते हो, आपको ना क्या वैल्यू मिलती है, मास पर यूनिट लेंथ आपको गिवन है स्मॉल m। सो मास की वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मास को ना लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो फर्दर जब आप इसको सोल्व करोगे, m की वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मास की वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे ये आपके पास आ जाएगा m इंटू एल, और वाटर की जो वेलोसिटी है वो v ऑलरेडी गिवन है, डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ t स्टिल इज इक्वल टू। अब देखना जरा, लेंथ कौन सी है, जो मास पर यूनिट लेंथ है, m मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वाटर जेट। अब गिवन टाइम में जितनी लेंथ वो ट्रेवल करेगा वाटर, मान लीजिए L सेगमेंट वो ट्रेवल कर रहा है जेट के अंदर। अब आप देखना जरा, यहां से आप ना लेंथ की ना टाइम के साथ जब रेशो इवेल्युएट करते हो तो 1/2 v स्क्वायर आप अलग से लिख लीजिए। अब ये बनेगा एक तरीके से डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, जो वाटर ट्रेवल कर रहा है, वाटर जेट जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है हॉरिजॉन्टली पर यूनिट टाइम, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, उसकी वेलोसिटी को ही तो रिप्रेजेंट करेगा। सो ओवरऑल जब आप इसको सोल्व करते हो, डिस्टेंस बाय टाइम वेलोसिटी, तो ये बन जाएगा हाफ ऑफ m v क्यूब। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्या ये ऑप्शन में है, हाँ जी थर्ड वन, सॉरी फोर्थ वन,
लास्ट फोर्थ ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो इस तरीके से आप ना प्रोसीड कर सकते हो। फॉर्मूला हमने वही सिंपल यूज किया है, बस जब आप ना रेट कंसीडर कर रहे हो आपने इसको ना टाइम से डिवाइड कर दिया काइनेटिक एनर्जी को, टाइम के रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है, क्योंकि रेट की बात कर रहे हैं हम यहां पे। नेक्स्ट वन इज एक शेल है, उसका मास कितना गिवन है 200 ग्राम, इजेक्टेड फ्रॉम ए गन ऑफ मास 4 किलोग्राम। अब एक गन है, जैसे एक गन से ना शेल को रिमूव किया जा रहा है, ये गन है, यहां से ना उस शेल को ना रिमूव किया गया, मान लीजिए कुछ इस तरीके से हम उसको ना रिप्रेजेंट कर देते हैं। जो गन है इसका मास हमने कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया, शेल के मास को हमने स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया हुआ है, वो आपको गिवन भी ऑलरेडी। बाय एन एक्सप्लोजन दैट जनरेट 1.05 किलो जूल ऑफ द एनर्जी। टोटल जो यहां पे ना काइनेटिक एनर्जी जनरेट हुई है, टोटल जो एनर्जी जनरेट हुई है उसकी वैल्यू कितनी है 1.05, और ये कितनी गिवन आपको किलो जूल गिवन है। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द शेल इज, शेल की आपको ना इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हाँ जी बताइए, जैसे आपने ना रिकॉइल वेलोसिटी का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, इनिशियली जब ये शेल और गन जब फायर नहीं हुआ था, यानी कि गन से शेल रिमूव नहीं हुई थी, इनिशियल मोमेंटम कितना था 0, एज जो इनिशियल मोमेंटम था उसकी वैल्यू क्या थी 0 थी। अगर आप ना फाइनल मोमेंटम की बात करते हो, फाइनल मोमेंटम की जब आप बात करते हो, फाइनल मोमेंटम जैसे ना इस बुलेट ने या फिर हम कहें शेल ने फॉरवर्ड मोमेंटम गेन किया मान लीजिए स्मॉल वी वेलोसिटी से, और इस गन ने बैकवर्ड मोमेंटम गेन किया कैपिटल वी वेलोसिटी से। कैसे लिखोगे आप, स्मॉल एम इंटू वी प्लस कैपिटल एम इंटू कैपिटल वी, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, इनिशियल मोमेंटम के इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल होना चाहिए, ये इनिशियल मोमेंटम के, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग। सो फर्दर अगर आप इसको ना सोल्व करते हो, इसका मतलब क्या हुआ, यहां से हम ना क्या वैल्यू इवेल्युएट कर पाएंगे यहां पे, अगर आप देखो जरा ध्यान से, और इन ऑपोजिट में वेलोसिटी है इनकी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द शेल इज, आपको ना शेल की इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि आपको ना स्मॉल v की वैल्यू इवेल्युएट करनी है यहां पे। अब हम यहां से करेंगे स्मॉल v की वैल्यू इवेल्युएट। स्मॉल v की वैल्यू जब आप इवेल्युएट करते हो आपको क्या वैल्यू मिलती है, कैपिटल M कैपिटल V डिवाइडेड बाय स्मॉल m, ये स्मॉल v की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब इन्होंने ना क्या सिचुएशन आपको गिवन है, जो टोटल काइनेटिक एनर्जी जनरेट हुई है सिस्टम की, टोटल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपको गिवन है। अब आप देखो जरा ध्यान से, ऑल्सो जब आप यहां पे ना टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हो तो वो फॉर्मूला क्या आता है आपके पास, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि ये जो शेल है ये फॉरवर्ड मोमेंटम गेन करेगी और जो गन है वो ना बैकवर्ड मोमेंटम गेन करेगी, यानी कि लेकिन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू तो क्या रहेगी, काइनेटिक एनर्जी तो एक क्या है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। सो जो शेल है उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस जो गन है उसकी काइनेटिक एनर्जी आपको ऐड करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से अगर आप देखो जरा ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, तो ये बन जाएगा आपके पास ट्वाइस ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी 105 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू। अब आपने यहां से क्या करना है, क्योंकि हमको ना इनिशियल वेलोसिटी शेल की फाइंड आउट करनी है, यानी कि आपको ना स्मॉल v की वैल्यू इवेल्युएट करनी है। तो यहां पे हमारे पास ना स्मॉल v मेंटेन रहना चाहिए। स्मॉल v कब मेंटेन रहेगा, जब आप ना कैपिटल v की वैल्यू यहां पे पुट करोगे, यहां से आप ना कैपिटल v की वैल्यू इवेल्युएट कर लीजिए, तो ये बन जाएगा स्मॉल m स्मॉल v का स्क्वायर प्लस कैपिटल M और कैपिटल V का स्क्वायर। कैपिटल V का स्क्वायर का क्या मतलब है, स्मॉल m स्मॉल v डिवाइडेड बाय कैपिटल M, इसका आपको करना पड़ेगा स्क्वायर। स्टिल इज इक्वल टू
फर्दर जब आप इसको ना सोल्व करते हो, आपको ना ना सिंपल स्मॉल v की वैल्यू इवेल्युएट करनी है। अब देखना जरा ध्यान से, इसको आप ना फर्दर कैसे सोल्व करोगे। अगर मैं इस कैलकुलेशन को करूं, कैपिटल एम का स्केयर है तो डेनोमिनेटर में वो बच जाएगा, वहां पे आपके पास है ना स्मॉल एम का स्केयर आया हुआ है। अब आपको सिंपली ना वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। हम ऐसा करते हैं, v के स्केयर की वैल्यू हम ना कॉमन ले लेते हैं। जब आप ना v के स्केयर की वैल्यू कॉमन ले लोगे, आपको ब्रैकेट में क्या मिलेगा, स्मॉल m प्लस में। अब यहां पे ना न्यूमिनेटर में आपके पास ना स्मॉल m का स्केयर तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, डेनोमिनेटर में आपके पास है ना कैपिटल m की वैल्यू आएगी, स्टिल इज इक्वल टू, राइट साइड में आपके पास बच जाएगा 105 डिवाइडेड बाई 50। इसको फर्दर सोल्व करोगे, ये आपके पास आएगा 5 पे कैंसिल करोगे 21 डिवाइडेड बाई 10। फर्दर जब आप इसको ना सोल्व करते हो, स्टिल इज इक्वल टू v स्केयर की वैल्यू को जब आप ना फर्दर सोल्व करते हो, तो यहां से ना 21 डिवाइडेड बाई 10, अब ना जो ये कैपिटल m है, कैपिटल m डिवाइडेड बाई स्मॉल m इनटू में कैपिटल m प्लस में क्या रहेगा, स्मॉल m का आपको ना यहाँ पे ना स्केयर करना पड़ेगा। अब आपने जस्ट यहाँ पे ना वैल्यू पुट कर देनी है सबकी, 21 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई कैपिटल m की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 4 किलोग्राम, डिवाइडेड बाय स्मॉल m और कैपिटल m को अपना मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये वैल्यू आपको दे रखी है 200 ग्राम के अंदर। 200 ग्राम को जब अपना किलोग्राम में करोगे 0.2 आएगा, 0.2 को ना 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या वैल्यू मिलती है, 0.8। और प्लस में अब आपने करना स्मॉल m का स्केयर। स्मॉल m का स्केयर का क्या मतलब है, 0.2 का जब आप ना स्केयर करते हो, 2 का स्केयर 4 आ जाएगा, 0.04 आना चाहिए। अब इसके बाद देखना जरा, फर्दर जब आप इसको ना सोल्व करते हो, तो ओवरऑल जब आप इसको सोल्व करोगे आपको आंसर मिलता है 100 मीटर पर सेकंड, जो थर्ड ऑप्शन है। बाकी फिर भी ना एक बार मैं इसको यहां पे इवेल्युएट करके बता देता हूं आपको, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। वी स्क्वायर की फर्दर वैल्यू जब आप इसको सोल्व करते हो, 21 को जब आप ना 4 से मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या वैल्यू मिलती है, 84 डिवाइडेड बाय, डेनोमिनेटर में लिखा हुआ है 10, ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट में जो आपके पास वैल्यू है 0.8 में आपने ना 0.04 ऐड करना, तो ये बन जाएगा 0.84। अब न्यूमिरेटर के बराबर जब आप इसको ना बैलेंस करते हो, तो न्यूमिरेटर में आपके पास ना, ध्यान से देखना जरा, 0.84 आया हुआ है, डेनोमिनेटर में हमारे पास 10 है सिंपली, 100 डेनोमिनेटर में चला जाएगा तो ये बन जाएगा आपके पास 10। अब एक बात हमको ना यहां से देखनी पड़ेगी कि जो v का स्केयर था, हमने जो टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखी थी ना, हाफ को भी हमने मल्टीप्लाई कर लिया था उस तरफ लेके जाके, v स्केयर स्मॉल m प्लस स्मॉल m का स्केयर, v स्केयर ऑलरेडी बाहर आ गया था कैपिटल M, ये यहां तक कैलकुलेशन ठीक है। अब ये वैल्यू आपको दे रखी है, वो भी वैल्यू हमने लिख लिया है, इसको 5 पे कैंसिल कर दिया, यहां तक भी हमने ठीक किया हुआ इसको। अगर आप ध्यान से देखो जरा, 5 2 जा 5 बन जा, और ये 5 पे चला जाएगा 10, ये भी ठीक है। v स्केयर की वैल्यू 21 डिवाइडेड बाय 10, कैपिटल M से मल्टीप्लाई करोगे, कैपिटल M की वैल्यू है 4 किलोग्राम में, 4 किलोग्राम। अच्छा ये 1.05 ना किलो जूल के अंदर है, इस बात का आपने ध्यान रखना, किलो जूल के अंदर है तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे हम क्या कर देते हैं, ये किलो जूल के अंदर है ना, तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर दो सिंपली 1 2 3, फर्दर यहां पे भी कर दो। 21 के बाद ना आपने क्या यूज करना है, 000, 21 1 2, और डिवाइड में 10 था वो उसको रिमूव ही कर दो सिंपल, यहां पे भी वही लिख दो 2100। फर्दर एक बार मैं इसको ना दोबारा यहां पे लिख देता हूं, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हम प्रोसीड करते हैं। 0 0 4 1 जा 4 2 जा डिवाइडेड बाय, और डेनोमिनेटर में आपके पास आया 0.84, हमने वहां पे 2100 लिखा हुआ है, वहां पे ना 1000 था किलो जूल के नाम का, एक ना 10 के नाम का 0 हमने कैंसिल कर दिया। अब फर्दर जब आप प्रोसीड करते हो, v स्केयर की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाती है, 10 की पावर 4, इसका मतलब है वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास 10 का स्केयर यानी कि 100 मीटर पर सेकंड इज द रिक्वायर्ड आंसर, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई दिया आंसर, है ना। होप आपको ये कंसेप्ट और कैलकुलेशन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वन इज, एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है m1 है और उसकी वेलोसिटी v1 है,
और दूसरा पार्टिकल है उसका मास m2 है, उसकी वेलोसिटी आपको दे रखी है v2। बोथ ऑफ देम हैव द सेम मोमेंटम बट देयर डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी आर e1 एंड e2 रिस्पेक्टिवली। अगर फर्स्ट मास इज ग्रेटर देन द सेकेंड मास, अगर क्या हो पहला मास ना दूसरे मास के कंपैरिजन में हैवी है, तब आपको ना उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किस चीज की वैल्यू? मोमेंटम सेम दे रखा है, सिंपल काइनेटिक एनर्जी की रेशो आपने इवेल्युएट करनी है। देखना जरा ध्यान से, कुछ इस तरीके का ना सिनेरियो आपको गिवन है। m1 मास विद वेलोसिटी v1 और दूसरा अगर आप देखो जरा m2 मास विद वेलोसिटी v2। हमने क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है? आपने क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है? आपने इनकी ना काइनेटिक एनर्जी की रेशो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहली बात आपको यह समझ में आना चाहिए। दूसरा आपको क्या दिया हुआ है? बोथ ऑफ देम हैव द सेम मोमेंटम। गिवन सिचुएशन क्या है? जो इनका मोमेंटम है p1 फर्स्ट मास का, वो सेकंड मास के मोमेंटम के इक्वल है। अगर इनका मोमेंटम इक्वल है तो आप क्या लिख सकते हो? पहले मास के लिए मोमेंटम m1 के लिए क्या बन जाएगा? m1 v1 इज इक्वल टू दूसरे मास का मोमेंटम बन जाएगा m2 v2। फर्दर अगर आप यहां से ना m1 डिवाइडेड बाय m2 की रेशियो फाइंड आउट कर लो, जो आपको क्या वैल्यू प्रोवाइड करेगी? m2 डिवाइडेड बाय m1। यहां तो आप ना लिख सकते हो। अगेन अब आपको ना जो फाइनली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइनली आपको ना क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है? काइनेटिक एनर्जी का रेशियो E1 डिवाइडेड बाय E2। अब m1 मास जो v1 वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, उसके पास है ना कितनी काइनेटिक एनर्जी है? उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू है 1/2 m1 v1 स्क्वायर। कैसे लिख पाओगे आप उसको? हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर। और m2 मास है जो v2 वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है? हाफ ऑफ m2 v2 स्क्वायर। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, स्टिल इज इक्वल टू जो E1 डिवाइडेड बाई E2 है उसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास? ये वैल्यू आती है आपके पास m1 डिवाइडेड बाई m2 और ये आएगी आपके पास v1 डिवाइडेड बाई v2 का स्क्वायर। ध्यान देना अभी तक हमने ना ये रिलेशन का यूज नहीं किया है यहाँ पे m1 बाई m2। अब m1 बाई m2 क्योंकि फाइनल जो आपका आंसर है ना, वो ना तो ना देखो ना तो कंप्लीटली वो मास की टर्म में एक्सप्रेस किया हुआ, वो सिंपल ना ये भी हो सकता है कि एनर्जी ग्रेटर देन हो सकती है, एक दूसरे से लेस देन हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है। सिर्फ एक ही ऑप्शन में ना मास की रेशो की टर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है। अब हम देख लेते हैं, साथ में हमने ये कंडीशन भी ध्यान रखनी है कि जो फर्स्ट पार्टिकल है वो दूसरे पार्टिकल के कंपैरिजन में हैवी है, क्योंकि m1 बाई m2 आपको ऑलरेडी ग्रेटर देन गिवन है। m1 ग्रेटर देन m2 आपको क्या गिवन है? फर्दर जब आप इसको ना सोल्व करते हो, स्टिल इज इक्वल टू, हम इसको ना मास की टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, तभी हम यहां से ना एनर्जी की ये पता कर पाएंगे कि कौन सी एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है। यानी कि v2 बाई v1 की वैल्यू आप ना m1 बाई m2 की टर्म्स में पुट करोगे जब, तो देखो m1 बाई m2 तो ऑलरेडी आपको गिवन है। अब देखना जरा v2 बाई v1 है, जो v2 बाई v1 की वैल्यू है m1 बाई m2, तो v1 बाई v2 क्या बन जाएगा? m2 बाई m1 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास सिंपल v1 बाई v2 क्या बन जाएगा? m1 डिवाइडेड बाई m2 और इसका आपको करना पड़ेगा स्क्वायर, स्टिल इज इक्वल टू ये वैल्यू आपको वैल्यू प्रोवाइड करती है m2 डिवाइडेड बाई m1। अब हमने क्या देखा हुआ है? m1 ग्रेटर देन m2 है। इसका मतलब क्या हुआ? फर्दर जब आप इसको सोल्व करोगे e2 बाई e1 ये किसके इक्वल हमने फाइंड आउट कर लिया, ये वैल्यू आपके पास आई है m2 डिवाइडेड बाई m1। ये वैल्यू ना लेस देन 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो m1 है वो m2 से ज्यादा है। इसका मतलब आपके पास जो E1 है वो किससे लेस रहेगा? E2 से लेस रहेगा। E1 लेस देन E2, फर्स्ट ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। यानी कि जो फर्स्ट पार्टिकल है, जो कैसा पार्टिकल है? हैवी मास पार्टिकल है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो लाइट मास पार्टिकल के कंपैरिजन में स्मॉल रहेगी। है ना इंटरेस्टिंग? रीजन क्या था? क्योंकि उनका ना मोमेंटम इक्वल था। अब एक लाइट मास पार्टिकल का मोमेंटम अगर हैवी मास पार्टिकल के मोमेंटम के इक्वल है, तो ये तो अंडरस्टूड ही है कि उसकी कहीं ना कहीं देखा जाए वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा होगा रही होगी, क्योंकि सॉरी m1 की वैल्यू m2 से ज्यादा है, यानी कि m1 तो हैवी है m2 के कंपैरिजन में। तो एक हैवी पार्टिकल का मोमेंटम एक लाइट पार्टिकल के मोमेंटम के इक्वल कब रहेगा? जब उसकी, बताइए शाबाश, जब उसकी वेलोसिटी, सॉरी
उसका मोमेंटम बताओ क्या क्या वैल्यू, m1 की वैल्यू m2 से ज्यादा है, यानी कि m1 तो हैवी है। अब उसका मोमेंटम m2 के इक्वल है, लाइट मास पार्टिकल के इक्वल, यानी कि उसकी वेलोसिटी m2 के कंपैरिजन में कम होनी चाहिए। अगर m1 की वेलोसिटी m2 के कंपैरिजन में कम रहनी चाहिए तभी तो उसकी जो एनर्जी है वो लेस देन आएगी। यही तो हमने कंक्लूड किया। यानी कि आप इसको ना थ्योरेटिकल वे में भी सोल्व कर सकते हो, इसका ट्रिक अगर आपको समझ में आया होगा। सो आप इसको ना बिना सोल्व किए भी सोल्व कर सकते हो इस लॉजिक से कि एक पार्टिकल लाइट है और दूसरा हैवी है। बाकी आप एक बार ट्राई कर लेना इसको। नेक्स्ट वन इज, एक बॉल है उसका मास 2 किलोग्राम गिवन है और जो दूसरी बॉल है उसका मास आपको 4 किलोग्राम गिवन है। उनको ना 60 फीट की हाइट से एक टॉल बिल्डिंग से ना थ्रो किया गया, दोनों बॉल्स को 60 फीट की एक बिल्डिंग से क्या किया, उनको ना थ्रो किया गया दोनों बॉल्स को। इस बिल्डिंग की जो आपको ना टोटल हाइट दे रखी है वो हाइट कितनी है, 60 फीट। अब यहां से देखो जरा, अगर आप ना यहां पे एक बॉल को आप ना यहां पे कंसीडर करते हो और दूसरी बॉल को आप ना यहां पे कंसीडर करते हो, 2 किलोग्राम और दूसरी का मास है 4 किलोग्राम। मान लीजिए ये बॉल आपके पास है ना 2 किलोग्राम वाली है और जो दूसरी बॉल है ये बॉल आपके पास है ना 4 किलोग्राम वाली है। इनको ना इकट्ठे ड्रॉप कर दिया 60 फीट की बिल्डिंग से। आफ्टर ए फॉल ऑफ 30 फीट ईच टुवर्ड्स अर्थ देयर रिस्पेक्टिव काइनेटिक एनर्जी विल बी इन द रेशो। जैसे ही इन्होंने ना 30 फीट की हाइट अचीव कर ली, यानी कि ये हाइट यहां तक जो वर्टिकल डिस्टेंस ये कितना इन्होंने अचीव कर लिया 30 फीट, यहां पे जाके इन दोनों की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का ना सिंपल आपको ना रेशो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहां पे मान लीजिए 2 किलोग्राम मास के जो वेलोसिटी, अगर आप उसको ना v1 से एक्सप्रेस कर देते हो और 4 किलोग्राम मास की जो वेलोसिटी है उसको अगर आप ना v2 से एक्सप्रेस कर देते हो, सो यहां पे रिस्पेक्टिव काइनेटिक एनर्जी विल बी इन द रेशो। अब आपको सिंपल यहां पे ना E1 डिवाइडेड बाई E2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है काइनेटिक एनर्जी की, जब इन दोनों ने ना 60 फीट का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। अब ये मोशन, क्योंकि ना इनिशियली जब इनको ना ड्रॉप किया गया तो ड्रॉप तो इनको तभी किया जाएगा जब इनकी ना इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 होगी और इनकी जो मोशन है वो ना मोशन अंडर ग्रेविटी है, स्ट्रेट लाइन में मोशन है, वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन है अर्थ की सरफेस के अलोंग, एक ही एक्सेलेरेशन के साथ इनकी मोशन है। ध्यान देना इन दोनों के लिए जो डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके लिए भी एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या रहेगी, सिंपली एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो उस केस में अगर आप ना एनर्जी की रेशियो फाइंड आउट करते हो तो ये बनता है आपके पास हाफ ऑफ m1 v1 स्केयर डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ m2 v2 स्केयर। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे आप लिख सकते हो m1 डिवाइडेड बाय m2। अब अगर आप ना v1 और v2 की रेशियो जब फाइंड आउट करते हो, वेलोसिटी का एक बात ध्यान रखना, अगर एक ऑब्जेक्ट को ना h हाइट से थ्रो किया जाएगा तो h हाइट का डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद जो उसकी वेलोसिटी रहेगी वो क्या रहेगी, √2gh। ये मोशन अंडर ग्रेविटी में आपने पढ़ा होगा। सो ये वैल्यू अगर हम ना यहां पे यूज करते हैं, यानी कि √2gh, और इस वैल्यू का आपने क्या कर देना, स्केयर कर देना है डिवाइडेड बाय, और ये वेलोसिटी ना उन दोनों पार्टिकल के मास से इंडिपेंडेंट रहेगी। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना ये, √2gh और इसका वैल्यू का आप कर दीजिए स्केयर। सेम वेलोसिटी गेन करेंगे वो, क्योंकि बिल्डिंग की जो हाफ ऑफ हाइट है 30 फीट का जो डिस्टेंस है, दोनों ऑब्जेक्ट सेम टाइम में ट्रेवल करेंगे, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी में जो एक्सेलेरेशन है वो ऑब्जेक्ट के मास से इंडिपेंडेंट होती है, और जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होती है किसी भी पॉइंट पे जो उसकी वेलोसिटी होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड की अगर आप बात करते हो जिसकी डायरेक्शन होती है डाउनवर्ड, वो भी टाइम से इंडिपेंडेंट रहेगी। सॉरी, मास से इंडिपेंडेंट, टाइम पे तो वो डिपेंड करेगी। खैर यहाँ पे ना टाइम का कोई कंसेप्ट गिवन ही नहीं है, तो हम यहाँ पे टाइम को इंट्रोड्यूस करेंगे ही नहीं अगर आप ध्यान से देखोगे जरा। सो E1 डिवाइडेड बाई E2 की वैल्यू जब आप ना फर्दर सोल्व करते हो, ये वैल्यू तो 1 ही बन जाएगी सिंपल। तो ये आपके पास है ना सिंपल उनके ना एनर्जी मास के रेशियो के इक्वल आ जाएगी।
पहले ऑब्जेक्ट का मास आपको दे रखा है 2 किलोग्राम, दूसरे का दे रखा है 4 किलोग्राम। 1/2 आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी कि 1:2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। 1:2 इज द रिक्वायर्ड आंसर जब आप इसको ना फर्दर सोल्व करते हो। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर फर्दर आपको कोई डाउट है तो आप ना मैसेज के थ्रू डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वन इज, अगर एक ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी को ना 300% बढ़ा दिया जाए तब उसके ना मोमेंटम के अंदर ना कितना परसेंटेज चेंज आएगा। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। और मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में जो रिलेशन होल्ड करता है उस पर बेस्ड है। अगर आप देखो जरा ध्यान से, अगर एक एम मास का ऑब्जेक्ट है, अगर वी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को T1 से एक्सप्रेस करते हो, T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, हाफ ऑफ एम V1 स्केयर। अब इन्होंने ये कहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी को 300% से बढ़ा दिया। हेयर जो T2 है ना, T2 को क्या कर दिया, सेकंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी अब इन्हें ना 300% से बढ़ा दिया। कैसे लिखोगे, 300% ऑफ T1। फर्दर आप इसको कैसे लिख सकते हो, T1 प्लस 3 टाइम्स T1। 1 को अपना 100 मान के चलो तो 300 की जगह अपने 3 लिख देना सिंपल। इसका मतलब क्या हुआ, जो T2 है, T2 की वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, 4 टाइम्स T1। होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। नाउ परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम का क्या मतलब है, P2 डिवाइडेड बाय P1 डिवाइडेड बाय P1, और इसकी वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई करके आपने फाइंड आउट करनी है। अब मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का ना एक रिलेशन होल्ड करता है। मोमेंटम को अगर आप ना काइनेटिक एनर्जी की टर्म में एक्सप्रेस करते हो तो क्या वैल्यू आपको मिलती है, T² डिवाइडेड बाई 2m। सो जो इसका ना फाइनल मोमेंटम होगा, अगर आप उसको ना फाइनल काइनेटिक एनर्जी की टर्म में लिखोगे T2² डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ m, माइनस में P1 को कैसे लिख सकते हो, T1² डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ m। टोटल को आपने P1 से डिवाइड करना है, यानी कि T1² डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ m। और ओवरऑल इस वैल्यू को आपने ना किससे मल्टीप्लाई कर देना, 100 से मल्टीप्लाई कर देना। स्टिल इज इक्वल टू, जो डिवाइड में 2m है वो हम कैंसिल करके चलते हैं, तो ओवरऑल आपको क्या मिलता है यहाँ पे ना, T2² माइनस में T1² डिवाइडेड बाई T1² और मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इसको ना 100 से। फर्दर जब आप इसको ना सोल्व करोगे, अब देखना जरा T2 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको ना, 4 टाइम्स T1 है, तो 4 टाइम्स T1 है। जब आप इसको ना फर्दर सोल्व करोगे, 4 टाइम्स T1 ये बन जाएगा 16 T1, उसमें से आपने क्या सब्ट्रैक्ट करना है, हम इसको सिंपल ऐसे लिख देते हैं, T1 के स्क्वायर को हम कॉमन लेके कैंसिल ही कर देंगे, तो ये बन जाएगा 16 माइनस 1। और डिवाइड में अगर आप यहां पे लिखोगे द परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम विल बी, जो परसेंटेज चेंज आएगा वो किसके रिस्पेक्ट में आएगा, वो आना तो ना फर्स्ट मोमेंटम के ही रिस्पेक्ट में चाहिए। T1² वैसे ना यहां पे कैंसिल भी हो रहा है, 16 माइनस 1। और अगर हम यहां पे ना डेनोमिनेटर में द परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम इज, यहां पे जो आपको ना परसेंटेज चेंज फाइंड आउट करना है, T1² डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ m, और T1 की वैल्यू तो सिंपल ही, फिर तो ये आपके पास से आ जाएगा, हाँ जी, डिवाइड में 1 लिख दीजिए और आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से। 16 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1। सो परसेंटेज में तो ये आपके पास जो आएगा, फर्दर जब आप इसको सोल्व करते हो, अच्छा एक मिनट, अगर हम यहां पे ना कंसीडर करके चलते हैं डेनोमिनेटर के अंदर 16 माइनस 1, और फाइनली अगर आप यहां पे ना 16 लिखते हो मल्टीप्लाई विद 100, सो यहां पे जब आप इसको फर्दर सोल्व करते हो 15 डिवाइडेड बाय 16, इसको आपने कर देना 100 से मल्टीप्लाई। 4 पे जब आप इसको ना कैंसिल करोगे 25 डिवाइडेड बाय 4, और
यहां पे आपके पास आएगा 4, ये वैल्यू आपके पास नहीं, फिर तो ये वैल्यू आपके पास है ना कितनी आएगी, 16। एक मिनट, T2 की वैल्यू हमने लिख ली थी P2। काइनेटिक एनर्जी को आप ना कैसे लिख सकते हो, हाफ एम वी स्केयर 2 m। नहीं, हमने फॉर्मूला गलत लगा दिया यहाँ पे ना, एक मिनट रुकना। अगर आप ना मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में, ये हमने रिलेशन यूज कर लिया जब आप ना काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम की टर्म में लिखते हो। मोमेंटम को जब आप ना काइनेटिक एनर्जी की टर्म में लिखोगे ना, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में ना ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। और काइनेटिक एनर्जी को हमने टी से एक्सप्रेस किया हुआ है, कोई बात नहीं, बाय मिस्टेक हमने फॉर्मूला वो यूज कर लिया था, क्योंकि परसेंटेज चेंज आप ना इनिशियल के रिस्पेक्ट में ही फाइंड आउट करोगे। अब ये वैल्यू देखो जरा, तो ये वैल्यू आपके पास आएगी 2m/T2 माइनस में यहाँ पे आएगा 2m/T1, अंडर रूट के अंदर हम बात कर रहे हैं, अंडर रूट में 2m/T1, और ओवरऑल आप इसको ना मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, स्टिल इज इक्वल टू अंडर रूट 2m को कैंसिल कर दीजिए सबसे पहली बात, तो ओवरऑल रेशियो आएगा अंडर रूट T2 माइनस में अंडर रूट T1 डिवाइड में अंडर रूट T1, और आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। फर्दर देखते हैं जब आप इसको सोल्व करोगे, T2 और T1 का क्या रिलेशन है, T2 क्या है 4 टाइम्स T1 है, यहाँ पे वैल्यू आपको मिलती है ट्वाइस ऑफ T1 माइनस में क्या है T1, और ये अंडर रूट के अंदर ही चल रहा है, और अंडर रूट के अंदर ही ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्टिल इज इक्वल टू अंडर रूट T1 भी आप कैंसिल कर सकते हो, 2 - 1 सिंपल 100% इज द रिक्वायर्ड आंसर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसका रिवर्स केस भी पूछा जा सकता है, अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि अगर एक ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है वो 100% से अगर आप चेंज कर दो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर कितना चेंज आएगा, तो उसका आंसर कितना आएगा 300%। और डिफरेंट वैल्यू यहां पे मान लीजिए 300 की जगह 100 भी हो सकता है, 25% भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, फॉर्मूला सेम रहेगा, इस बात का आपने ध्यान देना जो उनके बीच में ना रिलेशन है। नेक्स्ट वन इज, दो बॉडीज हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी की ना वैल्यू, सॉरी रेशियो आपको गिवन है। अगर आप देखो जरा ध्यान से, T1 डिवाइडेड बाई T2 को आप एक्सप्रेस कर लोगे 4 डिवाइडेड बाई 1, इक्वल लीनियर मोमेंटम से मूव करनी है, उनके मास की रेशियो आपको फाइंड आउट करनी है, इक्वल लीनियर मोमेंटम से मूव कर रही है वो, उनकी काइनेटिक एनर्जी की रेशियो आपको ऑलरेडी गिवन है, इक्वल लीनियर मोमेंटम से मूव कर रही है, यानी कि आप ना इस बार काइनेटिक एनर्जी का ना मोमेंटम की टर्म्स में फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर दोगे, तो वो फॉर्मूला आपके पास कितना बनेगा काइनेटिक एनर्जी का, पी स्केयर डिवाइडेड बाई 2m, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो P1 स्केयर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ m1, क्योंकि उसका मास m1 मान लिया हमने, और T2 को आप कैसे लिखोगे, P2 का स्केयर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ m2, और ये वैल्यू आपको कितनी गिवन है 4 डिवाइडेड बाई 1। फर्दर जब आप इसको ना सोल्व करते हो, सॉरी आपको ना मास की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहां पे आपको ना उनके ना मास की वैल्यू फाइंड आउट करनी है विद इक्वल लीनियर मोमेंटम, इक्वल लीनियर मोमेंटम है तो ये वैल्यू आपको कैंसिल करनी पड़ेगी, एज P1 इज इक्वल टू P2। फर्दर जब आप इसको सोल्व करते हो, इसका मतलब आप इसको ना कैसे लिख सकते हो, m2 डिवाइडेड बाई m1, अब देखना जरा 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो m2 बाई m1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4:1, लेकिन हमको ना m1 बाई m2 की वैल्यू चाहिए, तो m1 बाई m2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/4, सो मासेस की रेशियो कितनी आ जाएगी 1:4 आएगी। अब कई बार ना जल्दबाजी में स्टूडेंट इसका आंसर ना 4:1 लगा के आ जाएंगे, इस बात का आपने ध्यान रखना, माइनर मिस्टेक हमेशा होती हैं ड्यू टू ह्यूमन एरर। कई बार अपना आपके पास है ना कम टाइम होता है एग्जाम में, तो आप ना जल्दबाजी में इस चीज को इग्नोर करते हो, सो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको अगर आप ध्यान दे लोगे तो आपका क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। और एक क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट आपको ये पता ही है, क्योंकि जिस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है तो एक क्वेश्चन गलत होने से आपका ना रैंक
कई हजार स्टूडेंट से आप ना पीछे चले जाओगे। सो आपने इस चीज का ना बड़े ध्यान से इसको सोल्व करना है, पेशेंस रखना है, एक्यूरेसी और स्पीड दोनों चीजें होनी चाहिए एग्जाम में आपके पास, है ना। नेक्स्ट वन इज, दो बॉडीज हैं, उनका मास दे रखा आपको, एक दूसरी बॉडीज का मास है ना पहले के कंपैरिजन में ना 4 टाइम्स है। अब ये क्वेश्चन देखो ना नीट के, या पहले नीट की जगह ऑल इंडिया पीएमटी का एग्जाम होता था, जब से वो कंडक्ट हो रहा है तो ये क्वेश्चन ना 3 टाइम्स आया हुआ है। आप देखोगे जरा यहां पे ना लीनियर मोमेंटम की रेशो पूछ रखी है, इससे पहले वाले में ना मास की रेशो पूछ रखी थी, काइनेटिक एनर्जी। अब देखो जरा यहां पे अगर आप ना m1 की वैल्यू कितनी गिवन है m2 की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 4m, मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी, T1 is equal to T2, द रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम इज P1 रेशियो P2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब देखना जरा फर्दर इसको कैसे सोल्व करोगे। एज T1 इज इक्वल टू T2, काइनेटिक एनर्जी तो दोनों ऑब्जेक्ट की सेम है, लेकिन दूसरे पार्टिकल का मास ना फर्स्ट के कंपैरिजन में 4 टाइम्स है। T1 को जब आप लिखोगे तो क्या वैल्यू लिखोगे, हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू T2 को लिखोगे हाफ ऑफ m2 v2 स्क्वायर। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। मोमेंटम के लिए हम ध्यान देते हैं यहाँ पे ना v1 डिवाइडेड बाय v2 की वैल्यू फाइंड आउट करने में, और उसका स्क्वायर ही इवेल्युएट कर लो। ये वैल्यू आपके पास आती है m2 डिवाइडेड बाय m1, और m2 बाय m1 की वैल्यू जब आप लिखोगे तो ये बन जाएगा 4/1। इसका मतलब है v1 डिवाइडेड बाई v2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 2 डिवाइडेड बाई 1 आ जाएगी। अब देखना जरा ध्यान से, फाइनली द रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटा इज, यानी कि P1 डिवाइडेड बाई P2 की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे, इसके लिए आपको ना m1 v1 लिखना पड़ेगा, इसके लिए लिखना पड़ेगा m2 v2। अब यहां पे m1 और m2 की जो रेशियो वो है आपके पास 1/4, सिंपल 1/4 लिख लो, मल्टीप्लाई v1 बाई v2 की वैल्यू है 2/2 रेशियो 1, 2/1 लिख लीजिए, तो ओवरऑल आपके पास आएगा 1/2, यानी कि 1:2। फर्स्ट ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो इस तरीके से आप ना प्रोसीड कर सकते हो और इन क्वेश्चन को आप ना सोल्व कर सकते हो। P1 रेशियो P2 कितना आएगा आपके पास, 1:2। नेक्स्ट वन इज, दो मासेस हैं 1 ग्राम और 9 ग्राम का, उनकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिस्पेक्टिव लीनियर मोमेंटम इज। इस बार ना आपको मोमेंटम का मैग्नीट्यूड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसे इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया, यहां पे भी तो हमने ना मोमेंटम की ही वैल्यू फाइंड आउट किया है। सो ये आपका ना होमवर्क है, सेम बेस्ड ऑन द प्रीवियस क्वेश्चन, ट्राई इट योरसेल्फ बेस्ड ऑन द प्रीवियस क्वेश्चन। अपने आप कर लेना अपने। इसने एक पार्टिकल है उसको ना प्रोजेक्ट किया गया और वो 45 डिग्री एंगल से उसको ना प्रोजेक्ट किया गया। अब आपको पता है कि 45 डिग्री एक ऐसा एंगल होता है, अगर उस पे ना किसी ऑब्जेक्ट को जब आप ना प्रोजेक्ट करते हो इनिशियल वेलोसिटी के साथ, तो उसकी ना जो रेंज है वो मैक्सिमम हो जाती है। एज यू नो वेरी वेल, रेंज क्या हो जाएगी उसकी ना, मैक्सिमम हो जाएगी। और ये क्या होती है, उसकी ना मैक्सिमम हाइट होती है। एक तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस कर रहे हैं। विद हॉरिजॉन्टल हैविंग काइनेटिक एनर्जी के, यहां पे उसकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है ना, जो यहां पे ना काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू है के। एक पार्टिकल जिसको प्रोजेक्ट कर दिया 45 डिग्री के एंगल पे हॉरिजॉन्टल पे, उसकी काइनेटिक एनर्जी के है। द काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट, ये जो उसका ना हाईएस्ट पॉइंट है, अगर इस पॉइंट को आप ना पी से एक्सप्रेस करते हो तो आपको ना उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है पी पॉइंट पे इवेल्युएट करनी है। इसका मतलब क्या हुआ, यह सिंपल ना इस पॉइंट को आप ना हाईएस्ट पॉइंट कंसीडर कर लो, तो काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे आपको इवेल्युएट करनी है। अब आपको पता होगा हाईएस्ट पॉइंट पे जो इसका ना वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है, वेलोसिटी का सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होता है, u cos थीटा। यहां पे इसका कोई भी ना वर्टिकल कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करता, ना तो अपवर्ड डायरेक्शन में ना ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एग्जैक्टली जो इसकी वेलोसिटी होती है वो होती है हॉरिजॉन्टल के अलोंग,
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है टॉप मोस्ट पॉइंट पे। सो हाईएस्ट पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हाफ ऑफ, अब पार्टिकल का मास तो सेम रहेगा, वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट और इसका आपने कर देना स्क्वायर, स्टिल इज इक्वल टू, तो ये बन जाएगा हाफ ऑफ एम, हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है, और जो आपने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के है आपने उसकी वैल्यू भी यहां पे एक बार लिख लीजिए। जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू को आप क्या लिखोगे, हाफ ऑफ एम, और मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी उसकी u है, हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर। अब देखना जरा ध्यान से, वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, सिंपल u cos थीटा, और इसका आपने कर देना स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 45 दे रखी है, कितनी डिग्री पे उसको प्रोजेक्ट किया हुआ है, 45 डिग्री पे। अब आपने यहाँ पे ना कोसाइन 45 की वैल्यू यूज करनी है, स्टिल इज इक्वल टू, तो ये बन जाएगा m डिवाइडेड बाई 2। सो ये बन जाएगा यहाँ पे u cos 45, क्योंकि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना दे रखा है, 45 दिया हुआ है, और इसका ओवरऑल आपने करना पड़ेगा स्क्वायर, स्टिल इज इक्वल टू, ये बन जाएगा हाफ ऑफ m, ये बन जाएगा आपके पास u डिवाइडेड बाई cos 45 की वैल्यू होती है √2, और इसका आपको करना पड़ेगा स्क्वायर, स्टिल इज इक्वल टू। फर्दर जब आप इसको सोल्व करोगे आपको वैल्यू मिलती है 1/4 mu स्क्वायर, स्टिल इज इक्वल टू। तो ये ओवरऑल जो काइनेटिक एनर्जी है उसका कितना बन जाएगा, 50% बन जाएगा। यहां से अगर आप इसका ना कंपैरिजन करते हो तो ये बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी का 50% हाईएस्ट पॉइंट पे, क्योंकि ना वेलोसिटी का सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है और वो इनिशियल वेलोसिटी का 1/√2 टाइम्स है। काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के स्क्वायर पे डिपेंड करती है, 1/√2 का स्क्वायर करोगे वो 1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 50% रह जाएगा सिंपली। इस तरीके से आप प्रोसीड कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट देखते हैं आपको क्या सिचुएशन गिवन है। जो काइनेटिक एनर्जी है एक एम मास के ऑब्जेक्ट की डी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, तो देखते हैं। एक एम मास का ऑब्जेक्ट इनिशियली क्या था, रेस्ट पे था, वाह भाई वाह। इसने एक इस पे एफ फोर्स अप्लाई किया एक्सटर्नली, उस फोर्स के इन्फ्लुएंस की वजह से इसने ना डी डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया और ये यहां पे पहुंच गया। अच्छा, अंडर एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड, और इस फोर्स के इन्फ्लुएंस की वजह से इसने फाइनल एक नॉन जीरो वेलोसिटी गेन कर ली, उसको हमने ना v से एक्सप्रेस कर दिया। एक्सेलेरेशन इस पूरे प्रोसेस के दौरान कांस्टेंट रहेगी। सो आपको ना इसकी ना काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखना जरा ध्यान से, जो ये ना काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा फाइनली जो इसकी ना काइनेटिक एनर्जी होगी, सिंपली अगर हम ऐसे शुरुआत करें उसका फॉर्मूला बनेगा हाफ ऑफ एम, इसकी फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी में एक टाइम डिपेंडेंट रिलेशन एग्जिस्ट करता है, वो होता है u प्लस ए इंटू टी, ये आपको पता होना चाहिए। अब डिपेंड ये करता है, आपको ना टाइम का कंसेप्ट तो गिवन ही नहीं है। सो यहां पे जो आप ना वी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करोगे वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आपको ना लिखना पड़ेगा। जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, तो ये बनेगा यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए इंटू एस। ए यहां पे एक्सेलेरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और एस रिप्रेजेंट कर रहा है जितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। स्टिल इज इक्वल टू, फर्दर जब आप इसको ना सोल्व करते हो, स्टिल इज इक्वल टू ये बन जाएगा m/2। अच्छा जी, इनिशियल वेलोसिटी की बात करोगे वो वेलोसिटी 0 है, प्लस ट्वाइस ऑफ एक्सेलेरेशन को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, अप्लाइड फोर्स, किस फोर्स की वजह से, एफ, मास, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, डिस्टेंस कितना है इसका d है। यहां तक होप आपको क्लियर हुआ होगा। स्टिल इज इक्वल टू, सो ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो मास पे कैसे डिपेंड करेगी, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो ये काइनेटिक एनर्जी ना सिंपल फोर्स और जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया उसके प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है, मास से इंडिपेंडेंट हो जाएगी, यानी कि m⁻0 इज द रिक्वायर्ड आंसर। सेकेंड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के दौरान ये मोशन है, इसलिए हमने इक्वेशन ऑफ मोशन यहां पे यूज कर लिया। हम यहां पे लिख सकते हैं एज जो एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलेरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है, एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या है यहां पे ना, कांस्टेंट है।
कांस्टेंट फोर्स है क्योंकि, और वो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है कितनी, अगर आप उस कांस्टेंट एक्सेलेरेशन की वैल्यू लिखना चाहते हो ए से, तो वो बन जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास। इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। सो फाइनली लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये आज की क्लास का हमारा ना फाइनल क्वेश्चन है, लेकिन हर क्वेश्चन की तरह हर क्वेश्चन की एक इंपॉर्टेंस रहती है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में आया हुआ है, ये अंडरस्टूड सी बात है। एक पार्टिकल है जिसका मास कैपिटल एम है, वो एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में ट्रेवल कर रहा है, उस सर्कल की रेडियस आपको दे रखी है कैपिटल आर, इसमें कैपिटल एम मास का पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, कैपिटल एम मास का, यूनिफॉर्म स्पीड उसकी v है, कितनी यूनिफॉर्म स्पीड है, v है। व्हेन इट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू ए डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट, अगर वो एक पॉइंट से ना दूसरे, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, तो इसके एग्जैक्टली ना डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट बी है, यहां पे अगर ये आ जाए इस मोशन के दौरान कुछ इस तरीके से, तब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी के अंदर कोई चेंज आएगा, वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज आएगा, स्पीड के अंदर कोई चेंज आएगा। वहां पे इसकी वेलोसिटी v है, यहां पे भी इसकी वेलोसिटी v है। अगर आप मैग्नीट्यूड की टर्म्स में बात करो तो मैग्नीट्यूड तो सेम है। अगर आप देखो जरा ध्यान से, अगर काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज है तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन में किसी भी पॉइंट पे जो स्पीड है उसका जो वैल्यू है, यानी कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू रहती है सेम, तो काइनेटिक एनर्जी तो हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगी। लेकिन क्योंकि स्पीड में हम डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करते, लेकिन जब आप ना वेलोसिटी की बात करते हो, अब वेलोसिटी क्या है, एक ना वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, वहां पे आप ना डायरेक्शन को कंसीडर करते हो। सो यहां पे इसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी v1, अगर आप इस अपवर्ड डायरेक्शन को ना पॉजिटिव मान लोगे तो v1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी प्लस में v, और अगर आप ना इस वेलोसिटी को v2 से एक्सप्रेस कर दोगे, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस v। आप उसको माइनस मान सकते हो, इसको प्लस मान सकते हो। सो जो काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज है, ये आंसर आपका गलत है। मोमेंटम डज नॉट चेंज, मोमेंटम तो चेंज होगा, तो ये भी गलत है। मोमेंटम चेंज बाय दिस अमाउंट, काइनेटिक एनर्जी चेंजेस बाय, दोबारा फिर काइनेटिक एनर्जी की बात होगी, ये भी गलत है। सो अब यहाँ पे देखो जरा, मोमेंटम की जब आप ना बात करते हो, मोमेंटम के जब आप ना चेंज की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम में जब आप बात करते हो फाइनल मोमेंटम माइनस में इनिशियल मोमेंटम स्टिल इज इक्वल टू, फाइनल मोमेंटम उसका क्या बन जाएगा, mv2 माइनस में इनिशियल मोमेंटम है mv1 स्टिल इज इक्वल टू, v2 की वैल्यू को हमने ना माइनस v से एक्सप्रेस कर दिया, कोई बात नहीं, v1 की वैल्यू को v से एक्सप्रेस कर दिया, तो ये ओवरऑल बन जाएगा माइनस में ट्वाइस ऑफ mv। और अगर आप ना इसका मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हो ना, क्योंकि मोमेंटम चेंजेस बाय, मोमेंटम इन्होंने ना सिंपल मोमेंटम का चेंज का मैग्नीट्यूड कंसीडर किया, तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ mv। तो ये थर्ड ऑप्शन क्या रहेगा आपके लिए, रिक्वायर्ड आंसर रहेगा। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आप यहाँ पे वेलोसिटी के चेंज की बात करते हैं ना, वो हमने ऑलरेडी, वेलोसिटी का चेंज सिंपल ना ट्वाइस ऑफ v से रिप्रेजेंट होता। यहाँ पे आपकी नॉलेज के लिए मैं बता भी देता हूं, अगर आप यहाँ पे ना, क्योंकि मोमेंटम में आपने ना वेलोसिटी का चेंज ही कंसीडर किया एक तरीके से, मास तो ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना, एज मास की वैल्यू तो रहेगी कांस्टेंट। ऑल्सो अगर आप यहाँ पे ना वेलोसिटी के अंदर चेंज की बात करते हो, तो आपके पास रहेगा v2 माइनस में v1, तो बनेगा माइनस v माइनस में v, तो माइनस में ट्वाइस ऑफ v, मैग्नीट्यूड कंसीडर करोगे ट्वाइस ऑफ v के इक्वल आ जाएगा। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, माइनस में ट्वाइस ऑफ v। या अपना साइन भी ऑपोजिट कंसीडर कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो दिस इज आवर टूडेज सेशन इज कंप्लीटेड हेयर। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आए होंगे काइनेटिक एनर्जी पे बेस्ड। फर्दर अगर आपको कोई डाउट हो तो अपना मैसेज के थ्रू डिस्कस कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम पोटेंशियल एनर्जी पे बेस्ड PYQ डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और इस क्लास को शेयर ज़रूर करना आपने, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को बेनिफिट हो सके। और आपको नीट के एग्ज़ाम में अप्रोक्सीमेटली 20 डेज का ही टाइम पेंडिंग है, क्योंकि 4 मई को आपका एग्ज़ाम है। सो आप ने इस क्लास को लास्ट तक अटेंड करना है। फर्दर आपको कोई डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।